नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका जो है पार्ट 2 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमने क तक बता दिया है पार्ट 1 में। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो है हम लोग जो है ख से जो है देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 के ख से। अब इसका जो है प्रश्नोत्तर संख्या ख देखेंगे तीसरा का। तो इसमें जो है कह रहा है कि एक ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर है सी बी इंटू सी डी के। ठीक है ना। तो इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद से जो है क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए आप लोग। त्रिभुज ए बी सी इसको जो है बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी बना दिया। अब कह रहा है कि बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। बी सी पर, बी सी है ये है, और इस पे जो है डी इस प्रकार स्थित है। बी सी पर जो है डी इस प्रकार स्थित है कि जो है कोण ए डी सी, कोण ए डी और सी यानी कि ये वाला कोण बराबर है बी ए सी के, यानी कि बी ए सी के, यानी कि ये टोटल कोण के। ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो कोण है इस टोटल कोण के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि दिया है। क्या दिया है सब लिख दीजिए। तो दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। दिया है तो क्या दिया है, तो दिया है कि कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक है, ये दिया है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को जो है ये जो है ब्लैक में ही लिखिएगा दिया है। इसके बाद से जो है सिद्ध क्या करना है, तो ये लिख दीजिएगा सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हम लोग को, तो सिद्ध करना है कि जो है सी बी का स्क्वायर बराबर है सी ए का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर बराबर है किसके, सी बी इंटू सी डी के, सी बी इंटू सी डी के। ठीक है ना। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, और उपपत्ति में जो है हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले उपपत्ति में जो है हम लोग को क्या करना है, देखिए अब चूंकि हम लोग को सी ए का वर्ग बराबर सिद्ध करना है सी बी इंटू सी डी, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे ये हम लोग को देखना है। तो हम लोग को जो है ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के समरूप जो है हम लोग को इस त्रिभुज को करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में हम लोग जो है देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग को दिया गया है ए डी सी, यानी कि त्रिभुज ए डी सी में हम लोग को दिया गया है कि कोण ए डी सी माने ए वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस त्रिभुज में कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। यह हम लोग को दिया गया है, मतलब इसी को जो है उल्टा करके, क्योंकि जो है डी ए डी सी जो है कोण हम लोग को जो है किस में है, तो इसमें है ए डी सी, बी ए सी जो है इस त्रिभुज में है। तो इसलिए हम लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। यह जो हम लोग को दिया गया है, ये क्या है, दिया गया है। ठीक है, हम लोग को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप कैसे सिद्ध होगा, तो इसी को हम लोग कर रहे हैं। तो जो है ये कोण जो है किस कोण के बराबर मिल गया, इस कोण के बराबर मिल गया। ठीक है ना। और देखिए कोण ए बी सी और कोण ए डी सी दोनों उभयनिष्ठ है, माने सी जो है क्या है, दोनों में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कोण सी बराबर है कोण सी के। यह जो है उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको उभयनिष्ठ से। ठीक है, ये जो है क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब उभयनिष्ठ से जो है इसको हम लोगों ने बराबर कर दिया। तो अब देखिए जब इसके दो कोण जो है बराबर हो गए, तो यह वाला जो कोण है ना, यह वाला कोण जो है इस कोण के जो देखिए यह कोण जो है किस कोण के बराबर हो गया, इसी कोण के बराबर हो गया। ये वाला कोण इस टोटल कोण के बराबर हो गया। तो ये वाला कोण जो है इसके जो है एकदम स्वतः ही बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्वतः बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जो है कोण समरूपता से लिख सकते हैं कोण
कोण कोण कोण कोण जो है समरूपता से हम लोग लिख सकते हैं, समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ADC के। ठीक है, ये जो है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, किसके, कोण कोण समरूपता से। तो ABC जो है क्या हो गया, समरूप हो गया ADC के। तो जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के जो है क्या, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ये हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग को, अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए इस त्रिभुज को हम थोड़ा सा इससे बाहर कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो इस त्रिभुज को जो है हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस कोण के बराबर ये कोण है ना, तो इस कोणवा को हम जो है इधर बनाते हैं, इस कोणवा को जो है क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। मैंने कोण A के बराबर कोण D है तो यहाँ पे हम D लिया देते हैं। आई कोण C है तो ये जो क्या, कोण C रहने दीजिए। ठीक है, तो अब ये वाला भुजा जो है अब इसमें क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये वाला जो है बिंदु आपका A हो जाएगा। मैंने इतना त्रिभुज हमने काट दिया। ठीक है, और इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, मैंने ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, और ये वाला ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। तो ये जो है देखिए ABC के जो है क्या हो गया, ये संगत हो गया। मैंने ये ABC हो गया, मैंने एगो त्रिभुज आप देखें तो ABC ये वाला त्रिभुज हो गया ABC, इसमें दो त्रिभुज हैं तो दोनों को हमने अलग कर दिया ABC। तो अभी देखिए इसके संगत जो है क्या होगा, ये वाला होगा, इसके संगत जो है अब क्या हो जाएगा, ये हो गया, और इसके संगत जो है ये आएगा। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो हम लोग जो है AC के संगत क्या ले सकते हैं, AC के संगत ले सकते हैं DC। ठीक है, AC से जो है हम लोग को DC का मतलब है तो AC संबंध है, तो हम लोग लिख सकते हैं AC बटे DC बराबर सब ले सकते हैं, AC बटे DC बराबर ले सकते हैं हम लोग BC। पहले इसका ले रहे हैं तो पहले BC, अब बटे जो है क्या ले लेंगे AC, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग BC बटे AC ले लेंगे। और फिर बराबर हम लोग ये भी ले सकते हैं, तो पहले इसको लिखेंगे तो AB, अब बटे में क्या ले सकते हैं हम लोग AD ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, हम लोग को इतना से ही काम चल जाएगा। तो हम लोग या करके जो है ले सकते हैं, या करके ले सकते हैं क्या, AC बटे DC बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AC। हम लोग इसमें से इसको निकाल के तुलना कर लेते हैं। तो देखिए AC का जो है क्रॉस गुणा करा देंगे तो AC का जो है वर्ग हो जाएगा, और DC गुणा BC कर देंगे, मैंने इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो DC इंटू जो है क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो DC इंटू जो है क्या हो गया, BC। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था कि DC, यहाँ पे देखिए DC कहिए चाहे CD कहिए इंटू CB, तो DC इंटू CB हम लोग सिद्ध कर दिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पे लिखिएगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, क्योंकि समरूप की जो है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा जो है क्या होती है, संगत भुजा अनुपातिक होती है इस नियम से। ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है या अनुपातिक होती है, यानी कि इसके संगत ये है तो इतना बटे इतना लिख सकते हैं, इसके संगत जो है ये है तो इतना बटे इतना लिख सकते हैं, फिर इसके संगत जो है ये है तो इतना बटे इतना लिख सकते हैं। ये जो है समरूपता का जो है नियम है। ठीक है, तो इस नियम से जो है इस सिद्ध हो गया, तो इति सिद्धम लिख देंगे। नहीं समझ में आया हो वीडियो को फिर से देख लेना, इति सिद्धम, इसको जो है लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, अब इसका जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मैंने अगला क्वेश्चन ये आपका ख हो गया, तो ग देखते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको करते हैं। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, कह रहा है एक मिनट क्या याद आया, स्केल ले लें और इसको ले लें, हाँ, और प्रकार चाहिए ना, हाँ। अब देखिए हमको क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। देखिए ये जो है वीडियो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है कि इसमें के सभी सवाल जो है आपको आने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में।
ठीक है ना। तो इसको जो है पूरा जरूर देखिए, सारा सवाल जो है करने का, मजाक में हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। सारा सवाल जो है करने का जो है प्रयास कीजिए। आप लोग जो है हल्के में लेते हैं और जो है ऐसे ही वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सवाल जो है जरूर आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए जो इन सभी सवालों को अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चौथा का जो है ये है गौ, तो चौथा का जो है गौ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर देंगे, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का ये रेखा खींचिए, तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच देते हैं। और आप लोग जो है पेंसिल से खींचिएगा, हम पेन से खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पेंसिल से खींचिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हमको जो है परीक्षा देने नहीं जाना है, ठीक है। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए, ठीक है ना। फिलहाल में अभी पेंसिल नहीं है तो क्या करें, तो पेन से ही खींच देते हैं। अब इसके बाद से जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 5 सेंटीमीटर का रेखा हो गया, ए और बी, हमने जो है मान लिया कि ये भी 5 सेंटीमीटर का एक रेखा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको दो संबंध है 3 के अनुपात में विभाजित करना है, दो संबंध है 3 के अनुपात में विभाजित करना है, अर्थात हम लोग क्या कर देंगे, 2 और धन जो है 3 को जोड़ देंगे, तो बराबर ही हो जाएगा 5। तो एक ऐसा जो है रेखाखंड ए एक्स एक रेखाखंड खींच देंगे न्यून कोण बनाते हुए, देखिए हम जैसे खींच रहे हैं वैसे खींच देना है। तो ए और एक्स एक जो है न्यून कोण बनाते हुए कोई भी रेखा खींच दीजिए, ए एक्स, ठीक है। इसको 5 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए, इसको 5 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए। काहे 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि इसको जो है 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करना है, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, 5 बराबर भागों में इसको विभाजित कर देना है, ठीक है। तो ऐसा जो है प्रकार को खोलिए कि जो है ये रेखा जो है 5 बराबर भागों में बट जाए और घटे ना, ठीक है ना, माने घटेगा तो फिर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ ऐसा डिस्टेंस लेते हैं ताकि ये जो है डिस्टेंस वह घटेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे कट कर देते हैं 2, ठीक है, 2 के बाद से ये हो जाएगा 3 और 3 के बाद से ये हो जाएगा 4, दिखाई दे रहा है ना। 4 के बाद से जो है क्या हो जाएगा 5, एकदम सेम टू सेम प्रकार को इधर उधर नहीं करना है, ठीक है ना। एक ही जो है डिस्टेंस से, एक ही माप से जो है इसको 5 बराबर भागों में विभाजित कर देना है। इसके बाद से इसको हम लोग लिख देंगे क्या, x1 x2 x3 x4 और x5, ये हो गया आपका x5 तक, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, x5 को b से मिला देंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, x5 को b से मिला देंगे। तो जो है x5 को b से मिला दीजिए, मिलाना तो आप लोग जानते होंगे स्केल से, ठीक है। तो मिला दीजिए, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से मिला दीजिए, ठीक है। मिला दिया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इसी के समांतर जो है 2 संबंध बांटना है ना, 2 संबंध 3 में। तो ध्यान देंगे पहले 2 है तब 3 है, तो 2 पे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर रेखा खींच देंगे। तो इसके समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, एक जो है हम लोग इस पे चाप काट देंगे, ठीक है। एक जो है थोड़ा सा प्रकार को आगे बढ़ा के, माने इससे जो है थोड़ा सा आगे दूरी लेके अब प्रकारवा से जो है क्या कर देंगे, एक चापवा ऐसे जो है चाप खींच देंगे, ठीक है। एक चाप ऐसे जो हम लोग खींच देंगे, ठीक है। इसी प्रकारवा से चाप खींच दिया, ठीक है। और एकदम इसी जो है माप से, इसी माप से कुछ छेड़खानी नहीं करना है। और हम लोग जो है क्या करेंगे, 2 पर भी जो है चाप एक खींच देंगे, इसी माप का जो है 2 पर भी चाप खींच देंगे, ठीक है। तो इस पे जो है गड़बड़ ना हो, ठीक है, अच्छे से चाप खींचिएगा। तो हमने जो है क्या किया, चाप खींच दिया इसी माप से, ठीक है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकारवा को जो है एडजस्ट कर देंगे। तो इस प्रकारवा को जो है एडजस्ट करेंगे, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, इस एंगल को माप लेंगे, ठीक है ना। एडजस्ट इस प्रकार करेंगे कि इस प्रकारवा से जो है ये एंगलवा नप जाए, ठीक है। तो एंगलवा लगभग ये नप गया। अब इसी जो है दूरिया से इस पे जो है एक कट लगा देंगे, किस पे, इस चापवा पे रख के, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि इस चाप पे रखना है, ना कि इस पे रखिएगा, इस पे नहीं रखना है, इस चाप पे जो है प्रकार को रखना है, ठीक है। इस चाप को प्रकार से रखना है और ऐसे काट देना है, काट दिया। अब काटने के बाद से इस बिंदुआ को और इस बिंदुआ को मिला देना है, ठीक है। तो मिला दीजिए, अब इसको जो है क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो मिला दीजिए, एकदम इसके एकदम जो है समांतर रेखा खींच जाएगा। तो यहाँ पे ढंग से मिलाइएगा, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देना है, ठीक है। तो मिला दीजिए और यहीं तक मिलाइएगा ताकि पार ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक मिला दिया। अब ये जो आपका बिंदु होगा ना, ये वाला बिंदु, यही जो है आपका जो है P बिंदु होगा, जो इस रेखा को जो है क्या करेगा, 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करेगा, 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसको मापिए। तो 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो देखिए ये जो है एकदम एक्यूरेट सही आ गया। देखिए यहाँ पे जो है आपका 2 पे कट रहा है, ठीक है, 2 पे
और ये इतना भाग 3 भाग हो जा रहा है, माना 2 संबंध का मतलब 2 भाग इधर और 3 भाग इधर, तो आराम से जो है 2 भाग इधर आ जा रहा है, 3 भाग इधर आ जा रहा है, यानी कि हमने जो माप रचना किया ये जो है बिल्कुल सही किया। अब रचना के चरण भी लिखने को कह रहा है तो लिख दीजिए, और कह रहा है कि दोनों भागों की माप लिखिए, तो दोनों भागों का माप जो है क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों भागों का माप जो है हम लोग को लिख देना है। इसको जो है कह रहा है कि मापिए, तो मापने पर हम लोग लिख देंगे मापने पर, ठीक है। तो मापने पर, तो मापने पर जो है क्या हो रहा है, तो मापने पर AP बराबर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, AP बराबर क्या लिख देंगे, AP बराबर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। PB लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, PB जो है PB जो है कितना लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 संबंध 3 हो ही गया, ठीक है। बस यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है आपका रचना हो जाएगा। कह रहा है क्या कहा है, कह रहा है कि अनुपात में विभाजित कीजिए, तो ये विभाजन हो गया, ये जो है क्या हो गया, मापन हो गया, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का ग का उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। बस इतना कर देना है आपको, जो है कितना नंबर का है, 2 नंबर, तो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से जो हम लोग क्या देखेंगे, घ, ठीक है। तो चलिए घ को देखते हैं। घ सवाल देखिए बहुत बढ़िया जो है सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। तो देखिए अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यदि जो है काट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे 1 प्लस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा का मान निकालिए। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो अगर पढ़े होंगे और सूत्र वगैरह याद होगा तो इसको जो है आप लोग चुटकी में कर देंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो है 4 को हम लोग हल करेंगे, चौथा का घ, ठीक है। तो हल में जो हम लोग लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है, काट थीटा बराबर 7/8 दिया है। हम लोग को जो है क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस काश थीटा, अब रूट में कोष्टक में 1 माइनस काश थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है। तो जब भी ऐसा दिया गया हो तो हम लोग जो देखिए एक कोष्ट में a प्लस बी होता है और एक कोष्टवा में a माइनस बी होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a का वर्ग और माइनस में जो है b का वर्ग लिखते हैं। तो इसी तरह से एक कोष्टवा में a प्लस में है, एक कोष्टवा में माइनस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, किस में, देखिए माइनस वाला लेके दोनों पे वर्ग चढ़ा देता है। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, एक का वर्ग और माइनस में जो है लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब बटे में वैसे ही इसमें भी है, देखिए ना, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, एक का वर्ग माइनस में जो है कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब फिर बराबर हम लोग लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे, देखिए अब एक का वर्ग जो है क्या होगा, एक क्या होगा, अब माइनस में है तो माइनस और साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब बटे में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, अब माइनस में जो है क्या लिख देंगे, कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी को पहले हल कर देते हैं, तब इसका जो है मान भर देंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से जो है आप काट का निकाल के फिर जो है लंब और जो है इसमें आधार लंब दिया है तो कर्ण निकालेंगे, फिर इसमें मान भरेंगे, तो बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसको जो है इसीलिए इसको दिया है भाई, बहुत लंबा नहीं करना है, इसको छोटा ही करना है। तो इसलिए अगर आप लोग को जो है क्या वर्ग अनुपात वाला जो है सूत्र याद होगा तो ये हो जाएगा पाइथागोरीय संबंध वाला, ठीक है। तो ये वाला कर लेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। तो देखिए अब हम लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तो साइन को इधर कर देंगे तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर आ रहा है ना, इसको इधर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कास लिख दिया। और इसी तरह से हम लोग को जो है 1 माइनस कास स्क्वायर देखना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, मतलब साइन को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कास बटे साइन बराबर होता है काट, तो काट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए हम लोग को जो है मान दिया गया है, काट थीटा का मान दिया गया है, यहाँ पे देखिए काट थीटा का मान दिया गया है, तो इसलिए जो अब हम लोग जो है क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है
बराबर माना इंगित करता है, यानी कि मान जब भी किसी चीज़ का रखते हैं तो ये वाला सिंबल लगा देते हैं। और फिर हम लोग इसको लिख देंगे क्या, काट के जगह पे रख देंगे 7/8, क्या लिख देंगे 7/8, और इसका जो है वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे, इसमें मान भरे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसका ये वाला मान यहाँ पे भर दे रहे हैं। तो काट स्क्वायर जगह पे 7/8 रख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64। तो ये जो है आपका जो है इतने का मान हो जाएगा कितना, 49/64। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 49/64। यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा चाहे उत्तर लिखिएगा। ठीक है, तो आप चौथा का जो है घ भी कर सकते हैं आसानी से, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम बताएंगे। ठीक है ना, और कोई भी दिक्कत है यार नहीं तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं पांचवा का जो है सवाल। ठीक है ना, पांचवा का सवाल देख लेते हैं। तो पांचवा सवाल देखिए, कह रहा है सभी खंड कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए अब पांचवा को जो हम लोग कर देते हैं। अब इसमें जो है पांचवा प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिख देंगे। ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या जल्दी से लिख दीजिएगा और राइटिंग में लिखिएगा। चौथा पांचवा का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पांचवा का कोई भी खंड कीजिएगा ना तो एक नए पेज से कीजिएगा। मान लीजिए ये बीच में खत्म हुआ है इतना पे, तो इसको नए पेज पे ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है पांचवा का क से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा हॉल, और हॉल में जो है क्या लिखेंगे। अब देखिए कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो है क्या है, तो दो धनात्मक पूर्णांक जो है, एक मान लेते हैं x है तो दूसरा जो है क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। कोई भी जो है संख्या क्रमागत जो होती है वह जो एक एक करके बढ़ता है। जैसे देखिए क्रमागत संख्या अगर हम लोग लिखें 1 से 5 तक क्रमागत संख्या लिखा जाए तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ऐसे ही ना। तो देखिए एखन को वृद्धि हो रहा है। तो अगर हम लोग जो है पहले ही मान लेते हैं कोई भी अज्ञात धनात्मक संख्या जो है क्या है, x है, तो अगला जो है इसका धनात्मक पूर्णांक x + 1 जरूर होगा ना। तो ऐसे जो हम लोग धनात्मक पूर्णांक अगर एक को कह रहा है तो x, एगो x + 1, 2 को कहता, 3 को कहता तो एगो x + 2 हो जाता, तीसरा क्या हो जाता है x + 2 हो जाता। तो हम लोग को 2 ही कह रहा है तो एगो x + 1 ले लेंगे। ठीक है ना, तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो अब हम लोग जो है प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं कि इनके वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग अधन में x + 1 का वर्ग बराबर कितना है, तो 365 है। ठीक है, 365 है। अब इसको जो हम लोग को सॉल्व कर देना है, तो सरल कर दीजिए। तो x का वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, अधन में देखिए 1 + x का होल ऑफ स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a का स्क्वायर, a + b का जो है होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a का वर्ग धन b का वर्ग अधन में 2ab। 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आप लोग याद किए हों। ठीक है, अब इसी बेस पे हम लोग इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो क्या करेंगे भाई, a + b इसका वर्ग है, तो देखिए a पे वर्ग चढ़ाया, b पे वर्ग चढ़ा दिया और फिर 2 करके दोनों का गुणा कर दिया। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, x पे वर्ग चढ़ा देते हैं, धन में 1 के वर्ग चढ़ा देते हैं, धन में जो है 2 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उसके बाद सही दोनों अंकवा का गुणा में ले लेते हैं। यही ना करेंगे, अब बराबर लिख देंगे 365। ठीक है, जैसे जैसा सूत्र है वैसे वैसे इसको भी लिख देना है, कर देना है। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए x का वर्ग है, x का वर्ग है, जोड़ लेंगे तो 2x का वर्ग हो जाएगा, कोनो दिक्कत। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस है और एक का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। प्लस में जो है क्या है, यहाँ पे देखिए 2 × 1 है, तो 2 × 1 तो 2 × x है तो x हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 365, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 365 हो गया। अब जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसको भी इधर लाते हैं। तो 2x का स्क्वायर आप प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में 1 को 1 रहने दीजिए, आप प्लस में जो है क्या कर दीजिए 2x कर दीजिए, और माइनस में 365 कर दीजिए, 365
माइनस में किन 365 है ना, तो 365 भाई इधर है, इधर प्लस में है, इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। ऐसा करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए 2x का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में जो है अब इसको लिख देते हैं इधर 2x, अब प्लस में देखिए प्लस में 1 है, अब माइनस में 365 है, तो जो है 365 में से एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 364 घट जाएगा, तो माइनस में 364 अब बराबर हो जाएगा 0। हो गया। अब जो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 से पूरा समीकरण में भाग दे देते हैं तो थोड़ा और सरल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 2 से पूरा में भाग दे दीजिए, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो ये बच जाएगा x का स्क्वायर, और इसमें जो है क्या कर देंगे, इसमें देखिए x का स्क्वायर है, प्लस में जो है क्या लिख देंगे, अब देखिए अब 2 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो ये भी जो है x बच जाएगा अकेले, अब माइनस में 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 1 बचा 6 उतर जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, होगा बराबर लिख देंगे यहाँ पे 0। अब देखिए हम लोग को जो है क्या करना है, इसको जो है ये हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को इसको जो है गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करके हल करना पड़ेगा। तो जो है इसको जो अगर हम लोग जो है इसका गुणा करें तो क्या हो जाएगा 182। अब 182 को जो है 2 ऐसे भागों में बांटना है ताकि जो है जोड़ घटाना करें तो जो है प्लस में x आ जाए, और गुणा करें तो 182 आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा जो है कैसे करें, जो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ऐसा 2 जोड़ा कौन होगा जिसका जोड़ घटाना करें तो जो है x आ जाए, और गुणा करें तो 182 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 182 को पहले जो है गुणनखंड कर लीजिए। तो 182 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 9 18, 2 1 2 हो जाएगा, और फिर जो है 7 से 13 7 91 क्या हो जाएगा 13, तो 13 7 91 हो गया, तो ये हो जाएगा 13 1 13, ठीक है। तो इसकी गुणनखंड हो गया 2 × 7 × 13। तब देखिए या तो इसको उसको गुणा करके मैंने 2 7 14 धन 13 कीजिए, माइनस 13 कर दीजिए, तो 2 7 14 माइनस में 13 मैंने 14 13, 14 13 गुणा करेंगे तो आराम से 182 हो जाएगा, और 14 में से जो है 13 घटा देंगे तो आराम से प्लस में ये x आ जाएगा, मैंने है कि 14x ले लीजिए है कि 13x, तो 14x में से 13x घटा देंगे तो आराम से x बच जाएगा, और फिर जो है गुणा कर देंगे तो आराम से 182 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो हम लोग जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। तो 14 13 ले लेंगे, प्लस में जो है 14 लेंगे, माइनस में 13, क्योंकि प्लस चाहिए हम लोग को यहाँ पे, अगर माइनस रहता तो माइनस वाला ज़्यादा लेते, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x का वर्ग, और धन में जो है 14x ले लीजिए, धन में 14x, माइनस में जो है 13x ले लीजिए, ठीक है। मैंने इस x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब माइनस में जो है 182 आप बराबर 0 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, तो x का वर्ग, अब देखिए इसको एक जोड़ा ले लीजिए, इसको एक जोड़ा ले लीजिए, तो इसमें देखिए तो इसमें और इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, तो इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x, और प्लस में जो है 14, x प्लस में 14 हो जाएगा। और इधर देखिए माइनस में जो है क्या कॉमन ले लिया जाए, तो 13, तो 13 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा x, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा 13 से जो है 182 में भाग देंगे तो 14 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे हो गया 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए x और -13 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, तो x - 13 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और x + 14 को जो है एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x + 14 को जो है एक ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर लिख देंगे 0। अब देखिए जब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x - 13 बराबर 0 या x + 14 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा तभी जाके इन दोनों का गुणनफल 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इतना लिख देंगे, तो x बराबर क्या ले लेंगे, अब हम लोग इसको हल करें तो ये हो जाएगा 13, और यहाँ पे जो है x बराबर कितना हो जाएगा -14, ठीक है। तो ये वाला जो है मान नहीं होगा, ये वाला मान ऋणात्मक मान नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है धनात्मक मान x का जो है लेंगे 13। तो हम लोग जो है पहला जो है संख्या निकाल दिए, पहला पूर्णांक माने थे x, तो पहला पूर्णांक निकल गया 13, तो माना अब पहला पूर्णांक x बराबर क्या है 13, तो पहला पूर्णांक क्या हो गया 13, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 13 और प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो उत्तर में लिख सकते हैं हम लोग कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अतः यहाँ पे लिखिएगा अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है क्या है, तो 13 और 14 है,
बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 13 14 का जो है 13 का वर्ग आधा 14 का वर्ग जोड़ेंगे तो आराम से जो है कितना हो जाएगा, 365 भी हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, ख देखिए। तो ख कह रहा है कि बिंदु माइनस में 4 6, बिंदु ए यानी कि माइनस में 6 10 और बिंदु बी 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि ए और बी एक रेखाखंड है, हम लोग को क्या दिया है कि ए बी एक रेखाखंड है, एक जो है रेखाखंड है ए बी, ऐसे रेखाखंड दिखा दीजिएगा। ए और बी एक रेखाखंड है जिसका ए का निर्देशांक क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है स्पष्ट रूप से -6 और इसका जो है कितना है 10। ठीक है, और इसका जो है निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो 3 और -8 दिया है। ठीक है, कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में, और जो है हम लोग मान लेते हैं कि माना कि इस जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो है कोई बिंदु P है और यह जो है इसको जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा, यही हम लोग को बताना है। तो बिंदु P है और इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है -4 और 6 दिया है, तो बताना है कि जो है जोड़ने वाले रेखा किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो है P इस जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, कौन, बिंदु P। ठीक है ना, तो हम लोग लिख देंगे माना कि AB रेखाखंड को बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -4 और 6 को M1 संबंध है M2 अनुपात में बांटता है, अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है विभाजन सूत्र से इसको जो हल कर देंगे। ठीक है, तो इसको जो है विभाजन सूत्र से, भाई विभाजन सूत्र हम लोग का होता है, अगर इसमें जो है दो बिंदुओं को अगर कोई रेखाखंड P x और y में जो है M1 और M2 संबंध में विभाजित करता है, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र क्या लिखते हैं, तो x बराबर लिखते हैं हम लोग क्या, x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं कि x1 इंटू M2 धन में x2 इंटू M1 अब बट्टे में क्या हो जाता है, M1 धन में M2 हो जाता है। और y के लिए जो है क्या हो जाता है, तो ये y1 इंटू M2 धन में y2 इंटू M1 बट्टे में क्या हो जाता है, M1 धन M2 हो जाता है। अब देखिए मेमोरी फुल हो गया, हमको लग रहा है कि आपका जो है पांचवा भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, पांचवा का सभी खंड। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 और M2, ठीक है, और ये जो है सूत्र होता है हम लोग को, तो इस सूत्रों में जो है मान भर देना है, तो आराम से हम लोग का जो है M1 और M2 का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, तो किसी एक में मान भर देंगे। देखिए यहाँ पे x और y का मान दे रखा है, जब x हम लोग निकालेंगे और y जो निकालेंगे ये दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है हम लोग x निकालते हैं, तो x निकालने के लिए -4 इसको रखेंगे। ठीक है, -4 रखेंगे, x निकालेंगे, मान भर देते हैं सबका, तो ये इसको जो है -4 लिखेंगे। हाँ, x बराबर, और x1 का मान देखिए, तो x1 का मान -6 है, तो -6। ठीक है, M2, तो M2 का मान यही रहेगा, तो M2 रहने दीजिए। धन में x2, तो x2 का मान देखिए आपका ये आपका x1 और ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होता है जब दो बिंदु हैं तो आपका x1 हो जाएगा -6, M2 वही रहेगा। अब उसके बाद से x2 है, तो x2 का मान हो जाएगा 3 इंटू जो है M1 वही रहेगा। अब बट्टे में जो है क्या लिख देना है, M1 धन M2 यही रहेगा, M1 धन M2 रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, तो -4 और गुणा में हो जाएगा M1 धन M2 और बराबर इधर क्या हो जाएगा, -6 M2 और धन में 3 M1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, -4 का इसमें पूरा में गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा
4m1 माइनस में 4m2 हो जाएगा। इधर है माइनस में 6m2 और प्लस में 3m1 है ना। अब जो हम लोग क्या करेंगे, सबको इधर लाते हैं, तो माइनस में 4m1 यहीं पे रहेगा, m1 के साथ इसका भी m1 ला दीजिए, तो माइनस में 3m1 हो जाएगा, हो गया। प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस में जो है 4m2 है, और इसका इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6m2, और इधर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो है देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको जो जोड़ घटाना कर लेते हैं। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस में जो है 7m1 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये घट जाएगा, तो 6 में से 4 जा 2, आप प्लस में होगा क्योंकि प्लस वाला चिन्ह अधिक है, तो 6 में से 4 जा 2, कितना हो जाएगा 2m2, ये कितना हो जाएगा m2 बराबर हो गया 0, है ना। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग को m1 बटे m2 ज्ञात करना है, तो m1 को इधर ही रहने देते हैं, यानी कि -7m1 को इधर ही रहने देते हैं, और इसको इधर लाते हैं, तो ये माइनस में जो है 2m2 हो जाएगा, 0 किधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2m2 हो जाएगा, प्लस में 0 है तो इसका कोई खास मतलब है नहीं, तो माइनस में 2m2 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, देखिए माइनस से माइनस खत्म कर लेते हैं, और 7m1 बराबर लिख सकते हैं 2m2 लिख सकते हैं। अब 7 को जो है इधर ला देते हैं, m2 को इधर ला देते हैं, तो यहाँ पे जो देखिए 7 को इधर लाइए पहले, तो m1 बराबर हो जाएगा 2/7 m2, चलिए m2 हो गया। और फिर m2 को इधर ला देते हैं, तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो m1 बट्टे हो जाएगा m2, यही करना था। और इधर क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 संबंध है m2 का मतलब 2 संबंध है 2, तो m1 संबंध है m2 का मतलब हो जाएगा 2 संबंध है 7, ठीक है। जो ऊपर है पहले रहेगा, जो नीचे है बाद में रहेगा, तो 2 संबंध है 7 लिख देंगे। तो यही हम लोग को क्या करना था कि अनुपात ज्ञात करना था। तो अतः हम लोग लिख देंगे कि बिंदु P ये भी रेखाखंड को 2 संबंध है, अतः उत्तर स्पष्ट कर दीजिएगा, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2 संबंध है 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या बांटेगा, करेगा, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, सूत्र वगैरह बढ़िया से पहले से जानते होंगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। और नहीं जानते होंगे तो कपार खोल लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सी गौ कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में जो है ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बेलन की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है, तो इसको नया पेज ले लेते हैं। आज देखिए इतना नहीं बचा है, तो नया पेज पे लिखते हैं इसको। क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, नहीं पता है तो, ठीक है। बीजगणित जानते हैं तो हम लोग मान लेंगे, माना कि बेलन की ऊंचाई h है, माना बेलन की ऊंचाई h है। देखिए इसका भले ही पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों अच्छे से समझ के बना रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से जो है समझिए और इसको जो परीक्षा में लिख के आइए, ठीक है ना। इसमें से जरूर 50% क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए और इसको जो है समझने का भी प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए माना बेलन की बेलन है, तेलन नहीं है। माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर क्या है h है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई h है, तो कह रहा है कि जो है इतने गोले को पिघलाकर इतने सेमी वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो देखिए जब भी जो है ऐसा सवाल आएगा, तो देखिए जब गोले को जो है पिघलाया जाएगा तो आयतन जो दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग जो है लिखेंगे जब किसको जो है एक धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो लिखेंगे ऐसे स्थिति में आयतन समान होगा। आयतन क्या होगा,
समान होता है, समान होता है, इतना लिख देंगे। तब हम लोग लिखेंगे कि गोले को पिघलाया जा रहा है, तो गोले की त्रिज्या जो है क्या दिया हुआ है, माना गोले की त्रिज्या, स्मॉल है, छोटा है, तो r बराबर 4.2 ले लेंगे, ठीक है। माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 और बेलन की त्रिज्या बराबर, गोले को पिघला कर त्रिज्या इतने वाले बेलन बनाया जा रहा है, और बेलन का त्रिज्या यानी कि कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल R बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन लिख देंगे। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r स्क्वायर, r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 क्या होता है, पाई r, तो r छोटा लिए हैं हम लोग, r बराबर क्या लिए हैं, तो पाई r क्यूब कर देंगे। अब बराबर क्या, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर एच होता है, तो पाई, और यहाँ पे कैपिटल R ले लेंगे, कैपिटल R लिए हैं बेलन के लिए, तो पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे यह ले लेना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को मान भर देना है, पहले इसको ख़त्म कर लीजिए, पाई है बराबर का है तो इधर, ठीक है। अब 4/3 हो जाएगा, r का मान देखिए कितना दिया है, 4.2 दिया है, तो 4.2, इसका जो है क्या कर देंगे, घन कर देंगे। अब बराबर यहाँ पे देखिए, तो r का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, तो 6 का वर्ग कर देंगे इंटू एच है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3। अब देखिए 4.2 को हम लोग लिख सकते हैं 42/10 लिख सकते हैं, इसका वर्ग कर दीजिए। अब बराबर इधर वर्ग नहीं है, घन है, ठीक है। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 × 6 इंटू एच हो जाएगा, होगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4/3 गुणे 42/10 गुणे 42/10 गुणे 42/10, इधर क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 गुणे एच, 6 को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 42/10 गुणे 42/10 गुणे 42/10 गुणे 1/6, अरे 6 × 36, 1/36 डायरेक्ट लिख दीजिए, बटे में आएगा तो इसका जो है अंश 1 बना सकते हैं हम लोग, तो 1/36 लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे। इधर लिख देंगे एच, यानी कि एच बराबर हम लोग निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको जो है 6 से काट सकते हैं हम लोग, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, फिर 6 से काट सकते हैं, 6 × 7 = 42, कट गया। अब देखिए 2 से हम लोग काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 का नाम 2 और 2 × 5 = 10, फिर हम लोग जो है 2 से किसको काट सकते हैं, इसको, 2 × 5 = 10 और 2 दूना 4 काट सकते हैं, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 × 5 = 10 काट सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कुछ काटने वाला है, ये कट जाएगा, 3 × 7 = 21, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 7 × 7 × 7, और नीचे क्या आएगा, 5 × 5 × 5 आ गया, बराबर यहाँ पे लिख देंगे एच, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। अब 7 × 7 × 7 करेंगे, तो 7 × 7 = 49, 7 343 हो जाएगा, 49 7 कितना हो जाएगा, 343, और 5 × 5 करेंगे, × 5, तो 5 × 25 = 125 हो जाएगा, होगा, बराबर लिख देंगे एच, ठीक है। अब हम लोग 343 में 125 से भाग देंगे, तो 125 से 343 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो लगभग यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो भाग देना आता होगा तो भाग दे दीजिएगा, तो 2.74 हो जाएगा एच का मान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर स्पष्ट कर दीजिएगा, का लिख दीजिएगा, अतः बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे
घ। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं घ, और ये लास्ट सवाल रहेगा। फिर अगले वीडियो में छठवां बताएंगे, अगले वीडियो में सातवां बताएंगे, क्योंकि बड़े बड़े सवाल हैं और हम जो है 30 मिनट से अधिक का वीडियो नहीं बना पाते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए मजबूरी है, ठीक है, गरीबी है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो अब घ हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो घ है, तो घ में देखिए निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है इतना इतना, और जो है नगरों की संख्या दिया हुआ है इतना इतना। इस सारणी को जो है हम लोग ऐसे लिख देंगे हल में। ठीक है, इस सारणी को जो हम लोग ऐसे लिख देंगे हल में। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है, तो अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, इसके बाद से लिख दीजिएगा यहाँ पे हल, और हॉल में जो है ये लिख दीजिएगा, दिए गए आंकड़े को सुव्यवस्थित करके निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, दिए गए आंकड़े को सुव्यवस्थित करके निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए इस सारणी को हमने जो है क्या किया, ये वाला जो दिया है वर्ग अंतराल हुआ, तो इसको जो हमने क्या कर दिया, ऐसे जो है लिख दिया, और ये बारंबारता जो दिया है ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, इसका बारंबारता ये है। ठीक है, ये देखिए नीचे वाला जो भी रहेगा ना, वो हमेशा सब सारणी में बारंबारता ही होता है। ठीक है ना, सब सारणी में नीचे वाला बारंबारता होता है, ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो अब हम लोग जो इसको लिख दिए। अब हम लोग को क्या लिखना रहेगा भाई, ये और ये चीज़ तो सारणी से लिख दिए। अब इसके बाद से चूंकि माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, देखिए माध्य के लिए जो है सबसे पहले हम लोग को सूत्र पता होना चाहिए। इस समांतर माध्य बराबर या माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य या माध्य बराबर एक ही चीज़ है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई, अब बट्टे में क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई हो जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक्स आई जो है पहले ज्ञात करेंगे, एफ आई दे रखा है। ठीक है, तो एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं ये जान लेना है। तो 55 45 55 जोड़ दीजिए, इन दोनों सीमाओं को जोड़ दिया जाता है, तो 45 अधन 55, मैंने एक दिखा दे रहे हैं आपको करके। तो 45 55 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 4 9 90 और 10 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा, और 100 का जो है आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50। तो इसका जो है एक्स आई आपका हो गया 50। सबका यही फंडा है, 55 65 को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 55 और 65 को जोड़ के आधा करेंगे तो जो है कितना आएगा, तो जो है 55 65 देखिए 60 6 5 11 10 120 हो जाएगा। तो 120 का आधा जो है कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140, 140 का आधा जो है कितना हो जाएगा, तो 70। ठीक है, ये हो जाएगा 70। इसके बाद से ये आपका जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, और फिर ये जो है कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स आई। अब एक्स आई के बाद से आपको एफ आई और एक्स आई ज्ञात करना है, यानी कि एफ आई का मतलब ये, यानी कि ये और इसका जो है क्या करना है, एफ आई एक्स आई का मतलब इन इसका और इसका गुणा कर देना है, यानी कि 3 गुणा क्या कर लेना है 50। तो 3 गुणा 50, 50 दिए 150, ये हो जाएगा 150। इसी तरह से हम लोग 10 गुणा 60 कर लेंगे, तो 60 दहाँ पर 600, ये हो जाएगा 600। इसी तरह से 11 7 77 हो जाएगा, और जीरो बाहर लेना है वो। इसके बाद से 8 8 64 हो जाएगा, और जीरो बाहर लेना है। इसके बाद से 9 3 27 हो जाएगा, और 270 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस सब को जो है हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको जो है जोड़ देंगे, तो इसी को कहते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इसका जोड़वा जो है क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई होता है। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2430। ठीक है, ये हो जाएगा 2430। और फिर हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो बारंबारता जो है एफ आई जो है कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 35 हो जाएगा। इसको हमने पहले ही जोड़ के लिख लिया है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35। अब जो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है हम लोग इस सूत्र में मान भर देंगे। तो अब सूत्र में मान भरेंगे, कैसे भरेंगे, सूत्र ये जो है यहाँ पे लिखेंगे, सूत्र से माध्य बराबर माध्य, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, माध्य बराबर इतना होता है। तो अब इसमें जो हम लोग क्या कर देंगे, मान भर देंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 2430, कितना है 2430, और जो है एफ आई और एफ आई का मान कितना है 35। ठीक है, तो अब इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 5 से काट दीजिए, 5 7 35, और 5 5 चौका 20, 5 5 25, तो 5 चौका 20, ये हो जाएगा
4 3 उतार लेंगे 43 हो जाएगा, 5 बटे 40 और 5 छः 30, तो ये हो गया 486, ये कट गया। फिर जो है 7 से ही कटेगा, 7 छः 42 कटेगा, दशमलव के रूप में आएगा, तो काटेंगे तो लगभग लगभग ये आ जाएगा 69.43, 69.43। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः माध्य औसत प्रतिशत माध्य बराबर क्या है, क्या पूछ रहा है, साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दर्शाती है तो साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो साक्षरता दर जो है कितना हो जाएगा, साक्षरता दर आपका जो है 69.43%। साक्षरता दर अतः लिख देंगे, अतः साक्षरता दर साक्षरता दर कितना है, तो साक्षरता दर बराबर है 69.4360, उत्तर लिख देंगे 6943 उत्तर, ठीक है, बस इतना लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी आपका फाइनल हो गया। तो आपका जो चौथा पांचवा फाइनल हो गया। चौथा पांचवा आप लोग अच्छे से जो है दोहरा लीजिए और इसको कर लीजिए। इसके बाद से छठवां सातवां बताते हैं, ठीक है ना, समय मिलता है तो, ठीक है ना, बता देंगे। आज सुबह सुबह इसका वीडियो आ जाएगा, तो तब तक इतना आप लोग जो है तैयार कीजिए, ठीक है ना, फटाफट। और ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो जैसे जैसे हम किए हैं वैसे वैसे कीजिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।